हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक जिसका नाम है द 4 आवर वर्क वीक और जिसके राइटर हैं टिम फेरिस। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए लाते रहते हैं। यह किताब हमें 9 से 5 के जाल से बचने और स्वतंत्रता और जीवन शैली बनाने के लिए व्यवहारिक तरीके सिखाती है। किताब आउटसोर्सिंग, ऑटोमेशन और कार्यों को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर देती है, जो वास्तव में स्वतंत्रता और संभावनाओं का जीवन बनाने के लिए मायने रखती है। टिम फेरिस, जो एक अमेरिकन लेखक, शैक्षिक कार्यकर्ता और एंटरप्रेन्योर थे, ये किताब 4 सालों से भी ज़्यादा समय तक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर की सूची में शामिल रही है। यहाँ दिए गए विचार टिम को उस दौरान आए जब वो दिन में 14 घंटे काम किया करते थे। इतना ज़्यादा काम और खाली समय ना मिलने से परेशान होकर उन्होंने आराम करने के लिए 3 हफ्ते के लिए यूरोप दौरे पर जाने का प्लान किया। अपने कामकाजी जीवन से मुक्त होकर उनका यही व्यक्तिगत यात्रा इस किताब का आधार बना। परिचय: एक किताब हमें ऐसी जीवन शैली के विकल्प के बारे में बताती है जिससे हम पैसे और वक्त की आज़ादी पा सकते हैं। सैलरी के अलावा एक अतिरिक्त आय को क्रिएट करके और खुद को फालतू कामों से बचाकर आप भी अमीरों जैसी ज़िंदगी जी सकते हैं। ये किताब उन सबके लिए है जो जीवन और काम में संतुलन बनाकर खुद के लिए काम करने में रुचि रखते हैं। ये 4 घंटे का वर्क वीक 9 से 5 के जाल से निकालने के बारे में है, जिससे आपको कहीं से भी काम करके सफल होने की आज़ादी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब को 4 अलग अलग स्टेप में बताया गया है: डिफिनेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन और फाइनल स्टेप है लाइब्रेशन। तो चलिए फिर इसको डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1, डिफिनेशन। इससे पहले कि हम वो जाने जो हम अपने वक्त और पैसे की आज़ादी पाने के लिए जानना चाहते हैं, लेखक ने इन 4 स्टेप प्रोसेस के बारे में बताया है जिसे वो डील कहते हैं। नंबर 1, डी फॉर डिफिनेशन। सबसे ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आप क्या करने जा रहे हैं और उसके नियमों को समझें। नंबर 2, ई फॉर एलिमिनेशन। उसके बाद आपको सब कुछ रिसेट करना है और बेकार या फालतू चीज़ों को हटा देना है। नंबर 3, ए फॉर ऑटोमेशन। इसके बाद वक्त है, जो भी संभव हो उसे ऑटोमेट करें, यानी कि अपने आप होने वाला काम। इसमें आउटसोर्स यानी कि किसी और से करवाने वाला काम भी शामिल हो सकता है। नंबर 4, एल फॉर लाइब्रेशन। आखिरी में जो आप करना चाहते हैं उसकी आज़ादी। पैसा असलियत में उस आधार पर बढ़ता है कि आप अपने जीवन में क्या करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं और किसके साथ करते हैं। असलियत ये है कि आपके पास विकल्प है और यही आपकी ताकत है। अगर आप सिंपल स्टेप में फॉलो करें तो आप देखेंगे कि कम से कम मेहनत और पैसे से आप क्या कुछ पा सकते हैं। और टीम बिलीव करते हैं जितनी मेहनत हम आज कर रहे हैं उससे कम मेहनत में हम और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। कुछ नियम: टीम ने यहाँ 10 नियम दिए हैं जिन्हें हमें समझना और दिमाग में रखना है। नंबर 1, रिटायरमेंट सबसे घटिया इंश्योरेंस है। रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना आपके प्लान का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आइडिया ये है कि आपका काम इतना मज़ेदार होना चाहिए कि आप बिना रिटायरमेंट के लिए काम कर सकें। नंबर 2, रुचि और ऊर्जा एक प्रक्रिया है। अपनी लाइफस्टाइल को बनाए रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है अपने काम में से अल्टरनेटिव समय पर रेस्ट लेना। ज़िंदगी में छोटी रिटायरमेंट का प्लान करें। जब आप काम कर रहे हैं तो पूरी ताकत से काम करें, फिर जब आप ब्रेक लें तो खुद को ज़रूर आराम दें। नंबर 3, काम का मतलब आलस नहीं है। लोग ऐसा मानते हैं कि कम काम करने का मतलब है आलसी होना। हमारा समाज ऐसा मानता है कि कड़ी मेहनत करना और देर तक काम करना ही बेहतर है। ये सच नहीं है, आप काम करके भी सफल हो सकते हैं। नंबर 4, सही वक्त कभी नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कोई भी ज़रूरी काम करने के लिए सही वक्त का एहसास हो, चाहे वो नौकरी छोड़ना हो, बच्चे पैदा करना हो या घर बदलना हो। आप सही वक्त के इंतज़ार में इन चीज़ों को साइड नहीं रख सकते हैं क्योंकि शायद सही वक्त कभी ना आए। नंबर 5, माफ़ी मांगे इजाज़त नहीं।
आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा। दूसरे लोगों को कोई ऐसा अवसर ना दें कि वो आपको मौका देने के लिए मना करें। उस काम को पहले करें। अगर ठीक से वो ना हो पाए तो माफ़ी मांगें। नंबर 6, ताकत पर जोर दें। कमजोरियों को ठीक ना करें। ताकत ज़्यादा शक्तिशाली है और इसका कमजोरियों के मुकाबले आपकी ज़िंदगी पर ज़्यादा असर पड़ता है। अपनी हर छोटी कमजोरी को ठीक करने की कोशिश ना करें, अपनी ताकत को बढ़ाएं। एक कमजोरी को सुधारने से सिर्फ नॉर्मलिटी आ सकती है, जबकि ताकत को बेहतर बनाकर महानता आ सकती है। नंबर 7, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा होने पर उल्टा असर करती है, जैसे कि किसी चीज़ का बेहद अच्छा होना। याद रहे, आखिर में वो बोझ बन ही जाती है। नंबर 8, सिर्फ पैसा होना ही हल नहीं है। जैसे कि हमने अभी बताया है, बहुत ज़्यादा पैसा भी परेशानी बन सकता है। हमेशा पैसा ही हर चीज़ का जवाब नहीं होता। नंबर 9, रिलेटिव इनकम ज़्यादा ज़रूरी है एब्सोल्यूट इनकम से। रिलेटिव इनकम दो चीज़ों का इस्तेमाल करती है, रुपए और पैसे, ज़्यादा घंटे। नंबर 10, परेशानी बुरी चीज़ है। परेशानी सिर्फ आपको कमज़ोर और कम आत्मविश्वासी बनाती है। जो कोई आपकी बुराई करता है या आपको गाली देता है, वही आपकी परेशानी का कारण है। ऐसे लोगों को ढूंढें जो पॉजिटिव रोल मॉडल हैं, जो आपको पुश करें और आगे बढ़ने में आपकी मदद करें। डर, ज़्यादा लोग डर के नाम से बचते हैं। वो ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे ऐसा कुछ है ही नहीं। वो डर को नाकाम करते हैं और पॉजिटिव बने रहते हैं। लेखक ऐसे इंसान का उदाहरण शेयर करते हैं जो खुश नहीं है फिर भी जॉब छोड़ने से डरता है। ऐसे लोग अपनी नाखुशी को नकारते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ उनका काम बेहतर होगा या इनकम बढ़ जाएगी। डर बहुत तरीक़ों से आता है और अक्सर हम इस शब्द का नाम भी नहीं लेते हैं। डर अपने आप में ही डरावना है। टीम यहाँ अपने डर को मिटाने के लिए और खुद को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कदम बढ़ाने के लिए कहते हैं। अपनी बुरी स्थिति का सामना करें, बताएं वो असल में कैसा है, जानें कि सबसे बेकार चीज़ क्या हो सकती है, पहचानें कि आप इससे खराब स्थिति को ठीक करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जो भी आप करने के बारे में सोच रहे हैं उसके टेम्परेरी और परमानेंट फ़ायदे क्या हो सकते हैं। खुद से पूछिए कि अगर आपको आज ही नौकरी से निकाल दिया जाए तो यहाँ से आप अपने खर्चे कैसे चलाएंगे। उन चीज़ों को समझें जिन्हें करने से आप डर की वजह से बच रहे हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए क्या आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, चाहे वो भी कैसे भी हो, फाइनेंशियल, इमोशनल या फिजिकल। आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं। आधर ने गोल सेटिंग से हटकर एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है, ड्रीम लाइनिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये सुनाई देता है। आपके सभी सपनों को सोचना और उनको पूरा करना है। ड्रीम लाइनिंग गोल सेटिंग से 3 महत्वपूर्ण तरीके से अलग है। नंबर 1, गोल सिर्फ एक इच्छा से बदलकर चुने हुए कदम बन जाते हैं। नंबर 2, गोल्स को असरदार होने के लिए अनरियलिस्टिक होना चाहिए। नंबर 3, ये उन कामों पर ध्यान देता है जिससे वो वक्त भर जाएगा जो काम के हटा देने से खाली हो गया था। करोड़पति की तरह जीने के लिए मज़ेदार चीज़ करने की ज़रूरत होती है, ना कि सिर्फ ज़रूरी चीज़ करने की। स्टेप 2, एलिमिनेशन। इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट। इफ़ेक्टिव होने का मतलब है ऐसे तरीके से काम करना जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचने में मदद करें, और कुशल होने का मतलब है किसी भी काम को प्रोडक्टिव तरीके से करना। दिक्कत यह है कि अक्सर प्रभावी हो जाना आम बात है, पर यह समझना ज़रूरी है कि किसी ऐसे काम को अच्छे से करना जो ज़रूरी नहीं है उससे वो ज़रूरी नहीं हो जाता है। इसी तरह किसी काम पर बहुत सा वक्त खर्च करने से भी वो ज़रूरी नहीं बन जाता है। 2 कानून जिन्हें ध्यान रखना बेहद कंपलसरी है। 80% आउटपुट का रिजल्ट 20% इनपुट से आता है। 80% रिजल्ट 20% रीजन में से आते हैं। रिजल्ट का 80% एफर्ट और टाइम के 20% में से आता है। कंपनी प्रॉफिट का 80% प्रोडक्ट्स और कस्टमर के 20% में से आता है। 80% स्टॉक मार्केट का फ़ायदा, 20% इन्वेस्टर और 20% इंडिविजुअल पोर्टफोलियो से आता है। पार्किंसन नियम। पार्किंसन का लॉ कहता है कि किसी को दिए गए वक्त से हमें उसकी अहमियत और जटिलता समझ में आती है। ये पास आने वाली डेडलाइन का मैजिक है। अगर आप किसी काम को ख़त्म करने के लिए 24 घंटे का समय देते हैं तो टाइम या प्रेशर
आप पर उसे करने का दबाव डालते हैं और आपके पास सिर्फ ज़रूरी चीज़ें करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती है। अगर आप उसी काम के लिए एक हफ्ते का समय दे तो आपके पास एक छोटे पत्थर से पहाड़ बनाने के लिए 6 दिन का वक्त होगा। आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और कमाल की बात यह है कि दोनों टेक्निकली और एक दूसरे से अपोजिट हैं। नंबर 1, 80-20 रूल कहता है काम के समय को लिमिट करने के लिए ज़रूरी कामों में अपने आप को लिमिट करें। नंबर 2, पार्किंसन लॉ कहता है ज़रूरी कामों को करने के लिए काम की टाइम को कम कर दें। सबसे अच्छा तरीका है इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना और उसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कुछ कामों को पहचानना जो ज़रूरी भी हो और आपके इनकम में कंट्रीब्यूट करे। इन कामों को क्लियर डेडलाइन के साथ शेड्यूल करें और उनको बहुत टाइम ना दें। खुद से ये सवाल पूछें। नंबर 1, अगर आपको दिल का दौरा आया हो और आपको दिन में 2 घंटे काम करना पड़े तो आप क्या करेंगे? नंबर 2, क्या होगा अगर आपको एक और दिल का दौरा पड़े और आपको हफ्ते में 2 घंटे काम करना पड़े तो आप क्या करेंगे? नंबर 3, अगर आपके सर पर बंदूक तनी हो और आपको 4-5 काम बहुत वक्त लगने वाले बंद करने पड़े तो आप कौन से काम रोक देंगे? नंबर 4, ऐसी कौन सी टॉप 3 काम है जिनको करके मैं खुद को प्रोडक्टिव महसूस करता हूँ? नंबर 5, कौन से वे 20% लोग हैं जो आपके 80% इंजॉयमेंट को बनाते हैं और आपको आगे बढ़ाते हैं और कौन से ऐसे 20% लोग हैं जो आपके 80% गुस्से और डिप्रेशन का कारण हैं? नंबर 6, अगर मैं दिन भर में सिर्फ यही कर पाया तो क्या मैं अपने दिनों से संतुष्ट रहूँगा? नंबर 7, क्या आप जरूरी काम से बचने के लिए नई चीज़ों को खोज ले रहे हैं? रिमेन इग्नोरेंट। हम सब ने ये सुना है कि नज़रअंदाज करना ही अच्छा है। लेखक मानते हैं कि इग्नोर करना प्रैक्टिकल भी हो सकता है। ये ज़रूरी है कि आप नज़रअंदाज करना सीखें उस सभी जानकारी या रुकावटों को जो ज़रूरी नहीं है या जिसका कुछ किया नहीं जा सकता। इंटरप्शन, रुकावटें जो अक्सर किसी भी काम की शुरुआत से खत्म होने तक आती रहती हैं। टाइम वेस्टर्स में आती हैं मीटिंग, फ़ोन कॉल्स, इंटरनेट सर्फिंग, ईमेल और डिस्कशंस हो सकते हैं। इन्हें इग्नोर ना किया जा सके। आपको इन टाइम वेस्टर्स से जितना हो सके बचना है। ईमेल शायद किसी भी काम को करने की जगह की सबसे ज़रूरी रुकावट है। अपने भेजने और पढ़ने वाले ईमेल्स को कम कीजिए। ध्यान है कि आपकी ईमेल की साउंड और नोटिफिकेशन ऑफ हो। कोशिश करें कि अपने ईमेल्स दिन में सिर्फ 2 बार चेक करें, एक बार 12 बजे फिर 4 बजे के आसपास। इस वक्त तक आपके भेजी गई ज़्यादातर मेल्स के रिप्लाई आ चुके होंगे। जो भी कॉल्स या आप रिसीव करते हैं उनको देखिए। आपके सभी का जवाब देना ज़रूरी नहीं है और खुद की जाने वाली कॉल्स को भी कम करें। अगर हो सके तो आपके पास 2 फ़ोन नंबर होने चाहिए। एक आपके ऑफिस लाइन की तरह इस्तेमाल हो जाए और आपका एक मोबाइल नंबर सिर्फ अर्जेंट कॉल्स के लिए हो। ज़्यादातर इशू और वर्क रिलेटेड काम की बातें अर्जेंट नहीं होती हैं। अपने कलीजियस क्लाइंट से कम्युनिकेशन के लिए इस ऑर्डर को फॉलो करें। पहले ईमेल करें, फिर कॉल करिए, आखिरी में पर्सनली जाकर बात करें। अगर कोई आपको वॉइस मेल भेजे तो उसको ईमेल लिखकर रिप्लाई करें। इससे लोग आप तक पहुंचने का बेस्ट तरीका जान जाएंगे। मीटिंग पहले से आई प्रॉब्लम के सलूशन ढूंढने के लिए होनी चाहिए, ना कि प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए। अगर आप मीटिंग या कॉल को होने से रोक नहीं सकते तो उसके शुरू और ख़त्म होने का टाइम फिक्स कर लें। ध्यान रहे कि आप सिर्फ डिसाइडेड टॉपिक को डिस्कस करें और इधर उधर ना भटकें। टाइम कंज्यूमर्स दूसरे आम रुकावटों में से एक है। ये वो काम है जो रिपीट होते हैं पर इनको रोज़ाना करना भी ज़रूरी है। ये छोटे छोटे काम होते हैं जैसे मेल्स पढ़ना, उनका रिप्लाई करना, फ़ोन पर बात करना, फाइनेंस और सेल्स टीम को रिपोर्ट करना, पर्सनल टॉक, रेगुलर मैनुअल अपडेट्स, कुछ भी ऐसा काम जो लगभग रोज़ रिपीट होता है। जब भी कोई काम मेंटली रोका जाता है तो उसे दोबारा शुरू करने में लगभग 45 मिनट तक का टाइम लग जाता है। स्टेटस बताते हैं कि आपके 9 से 5 के दिन में 28% इन्हीं रुकावटों से भरा होता है।
इन टाइम वेस्टर से लड़ने का सबसे आसान तरीका है कि आप इंतज़ार करें जब तक वो काम ज़्यादा क्वांटिटी में ना हो जाए। जैसे कि जब तक आपके पास बहुत से मेल पढ़ने और रिप्लाई करने के लिए ना हो जाए या बहुत से कॉल करने के लिए ना हो। इस तरीका को बैचिंग बोलते हैं और ये एक बेहतर तरीका है ज़्यादा ज़रूरी कामों में रुकावट आने से बचने के लिए। इम्पावरमेंट फेलियर्स तीसरी रुकावट है उन केसेस में जहां कुछ करने के लिए आपका अप्रूवल ज़रूरी होता है। जब किसी को आपसे आकर परमिशन लेनी पड़ती है अपने काम में अगला कदम उठाने से पहले, या इसी तरह आपको किसी और के पास जाना पड़ता है। जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं अगर वो काम को पूरा न कर पाएँ बिना आपसे परमिशन या इन्फॉर्मेशन लिए तो ये एम्पावरमेंट फेलियर्स बन जाता है। एक एम्प्लॉय होने के नाते आपके पास काम करने के लिए सभी ज़रूरी जानकारी होनी चाहिए और जितना हो सके उतने फैसले लेने की ताकत होनी चाहिए। एक बिजनेसमैन होने के नाते सभी कुछ आराम से चलाने के लिए जितना ज़रूरी जानकारी है वो अपने एम्प्लॉय कंट्रैक्टर को दें और उन्हें मौका दें कि आपसे बिना पूछे फैसला ले सकें। अगर आपको लगे कि आप माइक्रो मैनेजमेंट की सिचुएशन में हैं तो अपने बॉस के साथ बैठें और उन्हें समझाएं कि क्यों आप ज़्यादा जानकारी ले रहे हैं और फैसले लेने की ताकत आप दोनों को फ़ायदा देगी क्योंकि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे और आपके बॉस को भी कम रुकावट होगी। अपने हक में नियम बनाएं, खुद तक पहुंचने के समय को कम करें, लोगों के साथ वक्त बिताने से पहले उनको अपनी रिक्वेस्ट बताने के लिए मजबूर करें। स्टेप 3 ऑटोमेशन। जब सही टाइम आए तो अपने लिए एक पर्सनल असिस्टेंस रखें। इसका मतलब है कि आप अपना कुछ काम उसको दे सकते हैं। इससे आपका टाइम खाली होगा बाकी चीज़ों पर काम करने के लिए और आपको ऑर्डर्स देने का मौका भी मिलेगा जिससे आपको एक लीडर्स बनने में मदद मिलेगी। यही वक्त है जब आप बॉस बनना सीखेंगे। आपको पर्सनल असिस्टेंस को रखना है, ये तय करना आसान है, इसमें टाइम नहीं लगेगा, इसमें कॉस्ट और रिस्क भी कम है। अगर आप सोचते हैं कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो भी रखिए, इससे आपको इस तरह से काम करने का मौका भी मिलेगा। एक सवाल है जो ज़्यादातर लोग खुद से पूछते हैं, अगर मैं इस काम को असिस्टेंस से बेहतर कर सकता हूँ तो मैं उसे पैसे पे क्यों करूँ? ये पैसे के लिए नहीं, अपने टाइम को फ्री करने के लिए है, क्रिएटिव और इनोवेटिव बनने की आज़ादी के लिए, न कि दिन दुनिया के रोज़ के कामों में फंसे रहने के लिए। आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो पूरी तरह ख़त्म किया जा सकता है और अगर काम खुद किया जा सके तो उसे पास ऑन ना करें। ये बाकी लोगों का टाइम वेस्ट करने के बारे में नहीं है, उनका टाइम भी उतना ही कीमती है जितना कि आपका। कहाँ से शुरू करें? नंबर 1, एक असिस्टेंस हायर करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं। नंबर 2, अपनी 2 लिस्ट से ऐसे कामों को पहचानें जो बहुत टाइम से ऐसे ही पड़े हैं और ऐसे काम का पता लगाएं जो आप अभी करते हैं पर जो वर्चुअल असिस्टेंस कर सकता है। पता लगाएं हैं कि जब भी आपके काम में रुकावट आए या आप निराश हों तो क्या वहां वर्चुअल असिस्टेंस आ सकता है। नंबर 3, अपनी टॉप 5 टाइम लगने वाले ना करने वाले कामों को पहचानें और 5 पर्सनल टास्क जो आप असिस्टेंस को दे सकें। नंबर 4, आपको अपने काम का असिस्टेंस के काम के साथ तालमेल बिठाना है। कैलेंडर शेड्यूल शेयर कीजिए ताकि दोनों को पता रहे कि क्या हो रहा है। ऑटो पायलट। अगले कदम में आपको ज़रूरत है एक प्रोडक्ट को बेचने की, कुछ ऐसा जो डाउनलोड किया जा सके और शिप किया जा सके, पर आवर बेस्ड मॉडल की कमियों को हटाया जा सके। सबसे पहले आसपास के एक किफ़ायती बाज़ार ढूंढें। मौजूदा बाज़ार में घुसना आसान है, ना कि मांग को शुरू से पैदा करना। एक प्रोडक्ट से शुरू करके कस्टमर को ना ढूंढें, पहले एक बाज़ार ढूंढें, समझें कस्टमर कौन है, फिर उनके लिए एक प्रोडक्ट बनाएं। जो आप पहले से जानते हैं उसे पहचानें। देखें कि आप किस सोशल, प्रोफेशनल, इंडस्ट्री ग्रुप से हैं या आपकी कहां तक पहुंच है। आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। पता लगाएं कि आपकी पहुंच के किन ग्रुप्स की अपनी मैगजीन, ब्लॉग हैं। सबसे ज़रूरी फ़ायदा एक सेंटेंस में समाया होना चाहिए। ग्राहक के लिए उसकी कीमत $50 से $200 तक हो। 8 से 10 गुना का लक्ष्य बनाएं, जिसका मतलब है कि $100 का प्रोडक्ट की लागत $10 से
$12.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसको बनने में 3 से 4 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। ऑप्शन 1, एक प्रोडक्ट को दोबारा बेचो। ऑप्शन 2, एक प्रोडक्ट का लाइसेंस। ऑप्शन 3, एक नया प्रोडक्ट बनाएं। इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट लो कॉस्ट वाले होते हैं, जल्दी बनते हैं और कंपटीटर्स के लिए नकल करने में वक्त लेते हैं। एब्सेंट मैनेजमेंट, जब आपके पास प्रोडक्ट फिजिकल या ऑनलाइन हो, आपको अपना बिजनेस ऐसे डिजाइन करना है कि वो अपने आप चल सके। नंबर 1, फ्रीलांसर के बदले आउटसोर्सिंग कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दें जो सिर्फ एक ही फंक्शन में स्पेशलाइज हों, ताकि अगर किसी को जॉब से निकाल दिया जाए या वो छोड़ दे या वो काम ना करे तो आप किसी और से बदल सके बिना अपने बिजनेस में रुकावट डालें। ट्रेंड लोगों को हायर करें जो डिटेल रिपोर्ट दे सके और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की जगह काम कर सके। नंबर 2, सभी आउटसोर्सर प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक दूसरे से बातचीत करना चाहिए और उनको लिखित अनुमति दे सके कि वो ज़्यादा लो कॉस्ट डिज़ाइन खुद ले सके बिना आपसे पूछें। स्टेप 4, लाइब्रेशन, अब जाओ अपना जीवन जियो। टीम के 5 स्टेप को फॉलो करके हम रिमोट वर्क को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर 1, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, कोशिश करें कि कंपनी आपके लिए किसी ट्रेनिंग में पैसा लगाएं ताकि आपको खोने की कीमत ज़्यादा हो। नंबर 2, ऑफ साइड आउटपुट को बढ़ाएं, जब बीमार हो तो घर से काम करें और दिन को सुपर प्रोडक्टिव बनाएं। नंबर 3, कैलकुलेटेड बिजनेस प्रॉफिट बनाएं, अपने रिजल्ट तैयार कीजिए ताकि आप ये शो कर सके कि घर से काम करने पर आपको कितना फ़ायदा हुआ। नंबर 4, एक हटा सकने वाला ट्रायल पीरियड सामने रखें, हफ्ते में 1 दिन से शुरू करें। नंबर 5, अपने खुद के करने वाले वक्त को बढ़ाएं, धीरे धीरे हफ्तों में ज़्यादा दिनों तक घर से काम करें ताकि आखिरी में फुल टाइम रिमोट वर्क कर सकें। छोड़ देना, लेखक बताते हैं कि उन्होंने 3 जॉब छोड़ी है, बाकियों में से ज़्यादातर उनको निकाल दिया गया है। निकाल दिया जाना आपको सरप्राइज कर सकता है, पर अक्सर ये भगवान की मर्जी होती है। कोई और आपके लिए फैसला देता है और किसी गलत नौकरी में सारी ज़िंदगी रहना मुमकिन नहीं है। जॉब छोड़ना या निकाल दिए जाना दुनिया का अंत नहीं है। जॉब छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि आपको फिर से कोई नौकरी नहीं मिलेगी, ये टेम्पररी है। आप अब भी अपने बिल चुका सकते हैं। लेखक के इस प्रोसेस का मकसद है कि नौकरी छोड़ने से पहले आपके पास कैश फ्लो हो सकता है आपको कुछ समय के लिए फालतू खर्चों को रोकना पड़े, पर अगर आप ये ठीक से करेंगे तो अब भी आपके पास बिल्स पे हो जाएंगे। आपका रिज्यूम हमेशा के लिए बर्बाद नहीं हुआ है, ये बस थोड़ा अलग है। हो सकता है आपको और इंटरव्यू मिल जाएं क्योंकि आप भीड़ से एकदम अलग खड़े हैं। मिनी रिटायरमेंट्स, आपको इस आम मान्यता को हटाना होगा कि आपको रिटायरमेंट का मज़ा लेने के लिए अपने कैरियर खत्म होने तक का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। सारी सेविंग को बाद के लिए रखने के बजाय आपको अपने जीवन में मिनी रिटायरमेंट्स लेते रहने चाहिए। आपको हर 6 महीनों में आपकी लाइफ किसी भी नई जगह बसा लेनी चाहिए। ये कोई हॉलिडे या स्केप नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ को नए माहौल में जारी रखना है। एक मौका है अपने अभी की लाइफ स्टाइल को आंकने का और बेकार की चीज़ों को हटा देने का। इसे धीरे और आराम से करें, खुद को प्लान करने का टाइम दें। लोग आर्थिक रूप से मुक्त हो सकते हैं, साथ ही समय की आज़ादी भी पा सकते हैं, पर फिर भी वो खुद को बहुत स्ट्रेस और मनी ओबेस्ड बिजनेस में फंसा हुआ पाते हैं। असली आज़ादी का मतलब अपनी मन मर्जी की चीज़ करने के लिए काफ़ी इनकम और टाइम से कहीं ज़्यादा है। 13 नए अमीर लोगों की गलतियाँ। नंबर 1, सपनों से नज़र हट जाना और काम के लिए काम करने में लग जाना। नंबर 2, समय बिताने के लिए माइक्रो मैनेजिंग और ईमेलिंग करना। नंबर 3, उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना जो आउटसोर्स या कोवर्कर हैंडल कर सकते हैं। नंबर 4, आउटसोर्स या कोवर्कर की एक समस्या के लिए एक से ज़्यादा मदद करना। नंबर 5, कस्टमर का पीछा करना, खास करके अनक्वालिफाइड या इंटरनेशनल लोगों का, जब आपके पास अपने नॉन फाइनेंशियल चीज़ों को फाइनेंस करने के लिए कैश फ्लो पहले से ही है। नंबर 6, ऐसे मेल को रिप्लाई करना जिससे सेल नहीं होगा या जिसका जवाब अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में ऑटो रिस्पॉन्डर से भी दिया जा सकता है। नंबर 7, वहाँ काम करना जहाँ आप रहते हैं, सोते या आराम करते हैं। नंबर 8, अपने बिजनेस और पर्सनल लाइफ में
80-20 रूल फॉलो न करना। नंबर 9, पर्सनल और बिजनेस लाइफ एंडलेस हो सकता है, परफेक्शन पाने की कोशिश करना। नंबर 10, छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा बना देना, काम से बचने के लिए बहाने बनाना। नंबर 11, सिंपल इशू को अर्जेंट बना देना ताकि काम जस्टिफाई हो सके। नंबर 12, एक ही प्रोडक्ट, जॉब या प्रोजेक्ट को सब कुछ मान लेना। नंबर 13, जिंदगी के सोशल रिवार्ड्स को इग्नोर करना। निष्कर्ष, आपको इफेक्टिव और एफिशिएंट होने की ज़रूरत है। किसी काम पर ज़्यादा वक्त बिताने से वो काम जरूरी नहीं हो जाएगा। रुकावटों से बचें, जैसे कि टाइम वेस्टर्स, टाइम कंज्यूमर एंड एम्पावरमेंट फेलर्स। काम सौंपना और खुद से हो जाना भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत न होने पर भी एक वर्चुअल असिस्टेंस रखिए। पहले बाजार और कस्टमर ढूंढें, फिर उनके लिए प्रोडक्ट बनाएं। आखिर के लिए सब बचाने की बजाय मिनी रिटायरमेंट लेते रहें। बताए गए सभी पॉइंटर्स आथर ने अपनी ज़िंदगी में आजमाए हैं। अगर सभी बातों को तरीके से ध्यान रखा जाए और बताए गए एक्शन लिए जाए तो आप भी 9 to 5 ऑफिस की भागम भाग से आज़ाद हो सकते हैं और साथ ही एक सफल आदमी बन सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस बुक समरी से आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। और ये बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।